शरद और आराधना उस दौर से गुजर रहे थे जहां अकेलापन उनके लिए असहनीय था। पतझड़ से दोनों की जिंदगी अगर एक ही राह पर चल पड़ती तो क्या उसमें कुछ गलत था? संजीव उसे चेक इन करवा कर लौट गया था। अभी समय काफी था तो भी वो सिक्योरिटी चेक करके अंदर जाकर ही बैठेगा। लंबा कॉरिडोर चलकर वो निर्धारित गेट के सामने लॉन्च में आ गया था। पढ़ने के लिए उसने 2 अखबार उठा लिए थे। उसने नजर इधर उधर दौड़ाई थी। ये फ्लाइट डायरेक्ट दिल्ली की थी। इसमें इंडियन ज्यादा होते हैं। वो संजीव और प्रोमिला के पास 3 महीने से था, पर बेगाने अमेरिका में हर पल भारी लगा था। पहले जब वो शांति के साथ बेटे के पास आता था तो कुछ ठीक लगता भी था, पर अब तो 3 महीने 3 जिंदगियां लगी। 60 के पार उम्र पहुंच गई है उसकी। पत्नी शांति ब्लड प्रेशर की मरीज थी। शादीशुदा जिंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हे दोनों ने साथ साथ गुजारे थे। खुश रहने वालों में से थी शांति। उन्हें भी खुश रखती थी, लेकिन बीमारी पर उसका बस नहीं था। 2 साल पहले ही देहांत हुआ था। शादी के बिना जैसे उसकी जिंदगी थम सी गई थी। रात को तो बेचैनी में बीतती थी, दिन भी काटे नहीं कटता था। सारा दिन बालकनी में चेयर डालकर बैठे आते जाते लोगों को देखते। अमेरिका में तो ये भी नहीं कर सकते थे, सारा दिन कमरों में बंद रहो। वीकेंड में संडे को घर की सफाई, ग्रेसरी शॉपिंग कर लो। संजीव और प्रमिला जहाँ जाते वहाँ काले गोरे इंडियन सब होते थे और वो घुल मिल नहीं पाता, इसीलिए रातें भी अकेले ही रहनी होती थी। अब जिद करके घर दिल्ली लौट रहा था। बेशक दिल्ली के बसंत कुंज एरिया में रहता था और वहाँ भी अड़ोस पड़ोस में लोग एक दूसरे से ज्यादा मेल जोल नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी आते जाते एक दूसरे से हाय हेले तो हो ही जाती थी। एक दूसरे के घर में क्या हो रहा है, काम करने वाली मेड ही सब खबर दे देती। कॉलोनी की न्यूज जानने का अच्छा न्यूज चैनल का काम करती थी वो। चाय पीने का मन किया तो उठा और एक डिस्पोजेबल कप में चाय की मशीन से चाय ले आया और बैठ गया। चाय पीते पीते अखबार पढ़ने लगा, लेकिन पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लग रहा था। अधिकतर अखबारें उसके लिए अप्रासंगिक थी। अनाउंसमेंट हुई थी फ्लाइट 1 घंटे लेट हो जाएगी। ये बड़ा अप्रत्याशित लगा था। बोर्डिंग की अनाउंसमेंट के बजाय फ्लाइट के लेट होने की सूचना थी। वो उठकर मैगजीन उलटने पलटने लगा था। उसने देखा एक स्त्री घबराकर उठी थी और इधर उधर देख रही थी। फिर उसके पास आ गई थी। बोर्डिंग का समय तो हो चुका, अब तक एंट्री नहीं खुली। उसने अपना बोर्डिंग पास दिखाते हुए कहा था, शायद आपने अनाउंसमेंट नहीं सुनी, फ्लाइट 1 घंटे लेट होगी। उसने ये कहा तो वो लौट गई, पर अभी भी इधर उधर जैसे कुछ ढूंढ रही थी। घबराई सी मेले में खोए बच्चों की तरह लग रही थी वो। अब रोई की अब रोई। उम्र उसकी 55 से 60 के बीच लग रही थी, लेकिन चेहरे का आकर्षण बरकरार था। बाल कंधे से नीचे तक कटे थे, जिसे उसने सलीके से कलर किए हुए थे। देखने में अच्छी पढ़ी लिखी लग रही थी। बिना दुपट्टे के ब्लैक कलर के सूट में स्मार्ट लुक आ रही थी। शायद उसे कुछ चाहिए होगा। उसने सोचा कि पूछूं। आगे बढ़ा, लेकिन फिर संकोच बस अपनी कुर्सी पर लौट आया था। भाई साहब, यहाँ वाटर कूलर होना चाहिए, उस स्त्री ने कहा। तो उसने कहा, जरूर होगा, आप रुकिए, मैं पानी लाता हूँ। लेकिन यहाँ तो सब जगह वॉश बेसिन के टैप से ही पीने के पानी का टैप भी होता है। कॉफी वाले से डिस्पोजेबल ग्लास लाता हूँ, जरा रुकिए। उसने अपने बैग से एक छोटा ग्लास निकाल कर दिया था। यहाँ पीने का पानी अलग से नहीं होता।
पानी पीने के बाद उसने पूछा था, आप भी दिल्ली जा रहे हैं क्या? शरद का सवाल आराधना ने पूछ लिया था। उसके लिए स्थिति आसान हो गई थी। जी, फ्लाइट लेट है। अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए, ला देता हूँ। खाने के लिए कुछ चाहिए क्या? वो चौकन्नी सी हुई थी। आप आइए, बैठिए प्लीज। उसने अपने बैग में से 2 पैकेट निकाले थे। आप ले लीजिए। उसने एक पैकेट बढ़ाया था। यहाँ का कुछ खाया नहीं जाता, इसीलिए ये बना लाई थी। आलू पराठे हैं, आप लीजिए। वो हिचकिचाया था। आराधना ने दोबारा कहा था, लीजिए ना, घर का है। शरद हंसा था। बाहर का कैसे हो सकता है, पराठे है ना। उसने संकोच के साथ पराठे ले लिए थे। उसने एल्यूमिनियम फॉयल हटाई। अचार का एक टुकड़ा भी उसमें था। आप औरतें बहुत कुछ अच्छा और व्यवहारिक सोच लेती हैं और कर भी लेती हैं। वो पहले खुश लगी थी, फिर उदासी सा धुंधलका सा चेहरे पर घिर आया था। हम औरतें हमेशा अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। वैसे भी इसमें खास क्या है? अब तो इसकी जरूरत भी नहीं रही। देखिए ना, यहाँ खाने के लिए कितना कुछ है। हमारे बच्चों को क्या फर्क पड़ता है? उसे शांति की याद आ गई। जब भी कहीं जाना होता, ट्रेन हो या हवाई जहाज, हमेशा कुछ न कुछ बनाकर बैग में रख लेती थी। उसने अपनी बात जारी रखी। बेटा हंस रहा था। मम्मा, फ्लाइट में जाना है, लंच होगा ही। आप क्यों पराठे बना रही हैं? कोई बात नहीं बेटा, अब बन ही गए हैं तो रख लेती हूँ। तुम्हारे दोनों के लिए भी बना दिए हैं, खा लेना। ओहो मम्मा, बाहर निकलो, फ्लाइट का समय हो रहा है। चलो तैयार हो जाओ, फिर मैं बस। अच्छा ठीक है, ना ही कह सकी। वे पराठे उन दोनों ने सिंगापुर में घूमते हुए खाए थे। जगह जगह खाने के रेस्टोरेंट तो थे, पर खाने में वही सूपे नूडल्स और सी फूड। वो हंसी थी। देखा कितने काम आए ये पराठे। अब यही खाओ। शाम को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठेंगे तो शाकाहारी खाना भी मिल ही जाएगा। वो सोच रहा था कि सभी औरतें इतनी व्यवहारिक कैसे हो सकती हैं और आगे का कैसे सोच लेती हैं। घंटा भी गुजर गया था। बोर्डिंग शुरू हो गई थी। प्लेन में उसकी सीट खिड़की के पास थी। चलो अच्छा हुआ, उसे अपने को बीच में 5 सीटों वाली लाइन में सीट मिली थी। 17 घंटे की फ्लाइट थी। खाने के बाद लाइटें बंद कर दी गई थी। यात्री अपनी अपनी सीटों पर गर्दन लुढ़काए ऊँघने लगे थे। उसने देखा था, वो भी एक तरफ गर्दन लुढ़काए आधी सोई आधी जागी स्थिति में थी। वो उठा था। उसने कहा, मेरे साथ की 2 सीटें खाली है, मैं आपकी सीट पर बैठता हूँ। आप बीच में आर्म होल्ड निकाल कर कुछ देर लेट जाइए। वो हिचकिचाई थी, फिर उठकर चली गई। वो उसकी सीट पर बैठ गया। सीट पीछे खिसकाकर सोने के लिए आंखों पर कपड़े की ऐनक पहन ली। आपका हैंडबैग टैक्सी में ही रह गया था, उसे लेकर आया हूँ। उस दिन आपका घर देख कुछ भी हो, समय हमेशा गुजर ही जाता है। वो उठकर आया था। वहाँ खिचपिच में आप कहाँ बैठेंगी? जाइए, अब आप अपनी सीट पर आराम से बैठिए। उसने अपने लिए फिल्म लगा ली थी। समय गुजारने के लिए यही अच्छा था। चाय नाश्ते और खाने में समय गुजर जाता है, उसके बाद भी समय रहता है। इस बार वो अपनी पसंद की किताब पढ़ने के लिए लाना भूल गया था। मन में खलबली सी मची थी। बहुत से सवाल उठ रहे थे। शांति के बिना घर में जाने का कोई उत्साह भी नहीं था, पर अब दूसरा भी तो कोई विकल्प नहीं रहा। पहले जो धुंधली सी आशा की किरण थी कि 2-4 महीने संजय के पास बिताए जा सकते हैं, वो यथार्थ के अंधेरे में खो गई थी। फ्लाइट शेड्यूल टाइम से लगभग 1.5 घंटा लेट थी। वहां से चली ही लेट थी। घड़ी में समय मिलाया था।
भारतीय समय के हिसाब से 10 बजे थे। उसने आग्रह करके आराधना का हैंडबैग ले लिया था। सामान पट्टी से सामान लेने के लिए शरद ने उसके लिए भी एक ट्रॉली ला दी थी। सामान भी जल्द ही आ गया था। वो बाहर जाने के लिए आगे बढ़े थे। ग्रीन चैनल से एग्जिट में पहले वो रुका था। प्रीपेड टैक्सी लेनी होगी, आपको शायद कोई लेने आएगा। आराधना के कदम थम गए थे, चेहरा लटक गया था। देखा, वो रो रही थी, कहीं गिर ही न जाए। उसने उसे रोका था, कुछ दूर पड़ी कुर्सियों तक ले आया। उसकी ट्रॉली से सूटकेस उठाकर अपनी ट्रॉली में रख लिया था। आप बैठिए। आई एम सॉरी। वो टिश्यू पेपर से चेहरा बार बार साफ कर रही थी, पर फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसने दोहराया था, आई एम सॉरी। चलिए शांत हो जाइए, प्रीपेड टैक्सी ले लेते हैं। वो उठकर छोटे छोटे कदमों से चलने लगी थी। आप यहाँ रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं अब ले लूंगी। एक ही बात है, आप बताइए आप कहाँ जाएंगी? वो ट्रॉली लेकर उसके साथ ही आ खड़ी थी। बोली, मुनीरका के लिए बुक कर लीजिए। काउंटर पर बैठा व्यक्ति कह रहा था, आपको रुकना पड़ेगा, एक साथ 3 फ्लाइटें लैंड की है। टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी 5 से 10 मिनट में आती होगी। अब उसने कहा था, वसंत कुंज के लिए टैक्सी ले लेते हैं। मैं आपको मुनीरका पर छोड़कर आगे वसंत कुंज चला जाऊंगा। काउंटर का व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था, पर उसने टिकट बदल लिया था। आराधना के बहुत मना करने के बाद उसने पूरे पैसे उसे दे दिए थे। आइए मैम, मुनीरिका से वसंत कुंज रास्ते के एवज में मुझे आपको किसी अच्छी जगह कॉफी पिलानी पड़ेगी, शरद ने कहा। तो आराधना बोली, कोई बुरा विचार नहीं है। वो बता रही थी, उसका बेटा न्यूयॉर्क में है और बेटी शिकागो में है। उसके पति यही चाहते थे कि बच्चे अच्छा करें, जीवन में आगे जाएं। हुआ वही जो वे चाहते थे। बेटे को स्कॉलरशिप मिली, वो वहाँ पढ़ा भी और अब जॉब में है, पर अब पति नहीं है। वो बेचैन हो गई थी, उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। शरद को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे सांत्वना दे। जीवन भर उसने संघर्ष किया। पति शिक्षा मंत्रालय में थे, वहीं से अंडर सेक्रेटरी पद पर रिटायर हुए थे। वो भी दफ्तर की नौकरी छोड़कर कोर्स करके स्कूल में अध्यापिका बनी, ताकि बच्चों और परिवार को एक साथ देख सके। दफ्तर में थी तो सुबह 8:30 बजे निकल कर लौटने में 7 भी बज जाते थे। कुछ बुरा तो नहीं था, अच्छा भी कुछ नहीं था। अध्यापिका से शुरू किया, अध्यापिका ही रही। उसके साथ की सभी लड़कियां प्रमोशन होते होते अंडर सेक्रेटरी तक तो पहुंच ही गई थी। तो भी सब ठीक ही रहा। परिवार के सदस्यों की, बच्चों की, घर की देखभाल ठीक से हो गई। आर्थिक रूप से भी लाभ तो हुआ ही। सरकारी नौकरी की सुविधाएं थी, सरकारी फ्लैट भी मिल सकता था, पर उन दोनों में से एक को ही मिलना था। सो पति ने लिया। मुनीरका पहुंच गए थे। टैक्सी वाले ने उसका सूटकेस बरामदे में रख दिया था। वो उतरी थी, शुक्रिया किया था और हाथ हिलाकर जैसे विदा भी दे दी थी। घर पहुंचते देखा तो उसका हैंडबैग वहीं रह गया था, पर अब क्या हो सकता था, कल देखा जाएगा। बंद घर में इतने दिनों बाद आना कितना मुश्किल होता है। समय लगता है उसे ठीक ठाक करने में। सफाई धुलाई, फिर किचन की कुछ जरूरी चीजें भी चाहिए होंगी। अभी उसने सिर्फ नहाकर सोने की तैयारी की थी। कमरे गंदे थे, पर उसने सिर्फ अपने बेड की चादर बदली थी, बाकी सुबह देखा जाएगा। उधर शरद को ध्यान आया था, 2 दिन हो गए थे। आराधना का हैंडबैग अभी भी यहीं पड़ा था, आज देकर आना है। शरद को अपने घर आया देखकर आराधना
खुश भी थी और थोड़ी हैरान सी भी थी। लिया था, मैंने सोचा था, फिर लगा था कि शायद ये एयरपोर्ट पर ही रह गया होगा। ये सब छोड़िए, आइए भीतर। वो अंदर आया था। MIG फ्लैट था, पर सब ठीक ठाक सा ही लगा था। आप चाय तो पियेंगे ही? वो दोनों के लिए चाय ले आई। चाय पीते हुए वो फिर उदास हो गई थी। शरद जी, एक काम और करवा दीजिए, ये घर बिकवा दीजिए। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपका घर है, यहाँ रहना मुश्किल है। मुझे इसमें सारा समय मेरे पति चलते फिरते बातें करते दिखाई देते हैं। कभी बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं कल 2 ओल्ड एज होम में जाकर आई हूँ, वहाँ भी जगह नहीं है। वेटिंग में नाम लिख लिया है। 6 महीने 1 साल तक भी लग सकता है। पर घर को बेचकर आप क्या करेंगी? कुछ नहीं, किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। वृद्धाश्रम भी तो रहने के लिए अच्छी खासी रकम मांगते हैं। पर आप ऐसा क्यों करेंगी? आपका घर है, धीरे धीरे सब ठीक भी तो हो ही जाएगा। भाई साहब, शुरू में बड़े परिवार में रही। हमारी एक बड़ी हवेली थी जिसमें दादा दादी, ताया चाचा, उनके परिवार, विधवा बुआ और उनके बच्चे सब एक साथ रहते थे। फिर शादी हुई तो भी सास ससुर जेठ जेठानी थे। फिर अपने बच्चे हुए, कभी अकेला रहने का मौका ही नहीं मिला। भरे पूरे घर में पैदा हुई, पली बड़ी और रही। अब इस अकेले घर में नहीं रहा जाएगा। परछाइयों के साथ नहीं रह सकती। आप समझ लीजिए कि मैं बड़ी ही कमजोर हूँ, उसने कहा। शरद ने सोचा था, फिर कहा था, आप चाहें तो मेरे घर के हिस्से में रह सकती हैं। वो इंडिपेंडेंट जैसा है, उसकी एंट्री भी बाहर से ही है। अगर आपको ठीक लगे तो जब तक आपका कोई दूसरा प्रबंध नहीं हो जाता, आप वहाँ रह सकती हैं। वो सोच रही थी। शरद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे आश्वस्त किया जाए। बहरहाल उसने पूछा था, आप कुछ दिन और अपने बेटे के पास भी रह सकती थी। आराधना को जैसे किसी ने गरम सलाख से छू दिया था। वो कुर्सी के पीछे सिर टिकाकर जड़ सी हो गई। उसे दुख हो रहा था कि ऐसा गलत सवाल शरद ने क्यों पूछा। वो सुबक रही थी। प्लीज, आप शांत हो जाइए। आई एम सॉरी, ये सवाल ही गलत है, नहीं पूछना चाहिए था मुझे। वो सिसकी थी। आप नहीं पूछते तो भी क्या, दूसरे लोग भी तो सलाह यही देते हैं, यहाँ से पैकअप करके वहीं चली जाऊं। बेटा कहता है, आपको मैं डिपेंडेंट घोषित कर दूंगा। आपको पेंशन भी मिलेगी, पर साल में कम से कम आपको 6 महीने यहाँ रहना पड़ेगा। पर वहाँ तो मैं यहाँ से ज्यादा अकेली हो जाती हूँ। वे दोनों सुबह चले जाते हैं, शाम ढले लौटते हैं। आसपास कोई भी नहीं जिससे 2 बोल बोले जा सके। बेटा कहता है, आराम से टीवी देखो, DVD पर फिल्म देखो। दोपहर बाद आपका पोता बॉबी आ जाएगा, आपका उसके साथ दिल लग जाएगा। बॉबी आता, हाय ग्रैंड माँ कहकर चला जाता। उसके कानों में हमेशा ईयरफोन लगा रहता। वो या मोबाइल पर होता या आईपैड पर गाने सुन रहा होता या फिर टीवी देखता, नहीं तो लैपटॉप लिए बैठा रहता। उसे कितनी भी आवाजें लगा लो, उस तक आवाज पहुंचती ही नहीं। पहुंचती कैसे? वो गलत कहाँ था, मैं भी गलत कहाँ थी। वहाँ घर के अंदर बाहर साए साए करता सन्नाटा पसरा रहता। यहाँ आ गई हूँ तो बीते दिनों की परछाइयों से घिरी रहती हूँ। सोचती हूँ ये घर ही बेच दूँ, कोई दूसरा घर ले लूँ या ओल्ड एज होम चली जाऊँ, पर वहाँ भी जगह नहीं मिली। अगर आप चाहेंगी तो इसे बेचने की कोशिश की जा सकती है। तब तक वो हिचकिचाया था। आप मेरे फ्लैट के बाहर वाले हिस्से में रह सकती हैं। आप चाहें तो चल कर देख लें पहले। चलिए चलते हैं कहकर वो उठी थी।
हाथ मुंह धोकर साड़ी बदलकर आ गई थी। उसने उसे कमरा दिखाया था। कमरे के साथ बालकनी थी, साथ का स्टोर किचन की तरह इस्तेमाल हो सकता था। आइए बैठिए, वो चाय बना लाया था। आपका परिवार, पत्नी और बच्चे? वो इधर उधर देख रही थी। मैं भी अकेला ही रहता हूँ। मेरी पत्नी अब नहीं है। मेरे भी दोनों बच्चे बाहर हैं। मैं भी आपकी तरह बेटे के पास से ही लौटा हूँ। ये सोचकर कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। जैसे भी हो मुझे यहीं रहना है। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आराधना ने देखा शरद के हाथ में पकड़ा चाय का कप गड़गड़ा रहा था। उसने उसके हाथ से कप लेकर मेज पर रख दिया। अब चलो, वो उठी थी। मैं कल आ जाऊंगी। ठहरिए, आपको छोड़ाता हूँ। मैं चली जाऊंगी। आप कहाँ बार बार लाएंगे और छोड़ेंगे। आइए। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठा ली थी। शरद उसे छोड़ने चल पड़े। रुकिए, अंदर तक छोड़ देता हूँ। घर के गेट पर पहुंच शरद ने कहा, गाड़ी पार्क करके अंदर आ जाइए। शरद भी घर के अंदर आ गए तो अनुराधा बोली, सोच रही हूँ दोपहर कब की ढल गई है। शाम आएगी, रात में बदल जाएगी। मैं बड़ी ही डरपोक हूँ। भीतर से अंधेरे और अकेलेपन दोनों से डरती हूँ। जब से लौटी हूँ रात को सो ही नहीं सकी। घर में सारी बत्तियां जलाकर रखती हूँ। मैं आज भी तो शिफ्ट कर सकती हूँ। क्या आप रुकेंगे? बस 15 मिनट से ज्यादा नहीं। उसने अखबार लाकर रख दिया था। वो एक सूटकेस लेकर आ गई थी। घर में घूमकर सारी खिड़कियां दरवाजे चेक किए थे। गैस को चेक किया था। फिर छोटे छोटे खूबसूरत से तकरीबन 10 पौधे कार्टन में डाल रही थी। इनको तो लेकर जाना ही पड़ेगा। बहुत मेहनत से बनाए हैं, वो बोली। 10 कार्टन हो गए थे। बाकी चीजें बाद में भी लाई जा सकती हैं। कार्टन कार की डिक्की में रखे, कुछ पिछली सीट पर। अब वे पहुंच गए थे। उसने सूटकेस दीवार के साथ टिका दिया था। पौधों के कार्टन भी वहीं रखवा लिए थे। वो कुछ सोचती हुई बैठ गई थी। आप परेशान ना हो, कल तक सब ठीक हो जाएगा। कोई माली भी मिल जाएगा। ठीक से घर की सफाई भी अब कल ही हो सकेगी, शरद ने कहा। वो वैसी ही बैठी रही थी, कुछ सोचते हुए। शरद जी, हमारे फ्लैट में एक लड़का और एक लड़की बिना शादी किए रह रहे हैं। कुछ लोगों ने आपत्ति की थी। फिर लड़की ने समझाया था, हम दोनों एडल्ट हैं। आपको हमारे यहाँ रहने से कोई तकलीफ है क्या? वे दोनों सुबह अपने दफ्तर के लिए निकल जाते थे। रात को ही लौटते थे। शनिवार इतवार को ही कभी घर में रहते थे। उस लड़की ने आगे कहा, देखिए आंटी जी, इसे लिव इन रिलेशन कहते हैं। कोर्ट ने भी कानून की दृष्टि से इसे ठीक ठहराया है। हम साथ साथ रह रहे हैं। ठीक लगा तो बाद में शादी की जा सकती है। वैसे अब भी सब ठीक है, पर हमें शादी की जरूरत नहीं लगती। उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। आखिर हर व्यक्ति को अपनी तरह जीने का अधिकार है। वो रुकी थी, फिर बोली, कोई भी हो, उम्र कितनी भी हो, वे एक दूसरे का सहारा बनकर साथ साथ नहीं रह सकते, या रह तो सकते हैं। हाँ, आपसी इच्छा से साथ रहा जा सकता है। वो थोड़ी रुकी, फिर बोली, आपकी और मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम भी तो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आपके साथ 2 दिनों का साथ ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से आपको जानती हूँ। आप बहुत संवेदनशील हैं। आप बहुत अच्छे हैं। ये कहकर उसने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया था और सुबक रही थी। प्लीज रिलैक्स। शरद का हाथ उठा था। उंगलियां कांपी थी। फिर धीरे से उसके बालों में हाथ फिराया था। मैडम, निश्चिंत ही हम दोस्त की तरह साथ रह सकते हैं। उसने गर्दन उठाई थी। मेरा नाम आराधना है। मेरा नाम शरद है। स्टाइल से कही अपनी अपनी बात से दोनों ही हंस पड़े।
आराधना, घर का डिस्पेंसर हुआ तो बहुत सी चीजें इधर उधर हो गई, कोई संभालने वाला भी तो नहीं है ना। पत्नी शांति ही घर का मैनेजमेंट करती थी, वो जॉब नहीं करती थी। वैसे एमबीए थी, शुरू में जॉब करती थी, पर हमारा छोटा बेटा चुटपन में बहुत बीमार रहता था। उसे सिर्फ मेड के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता था। बच्चा कमजोर था और बार बार बीमार हो जाता था। आखिर हमने फैसला लिया था कि हम दोनों में से एक ही नौकरी करेगा। मैंने कहा था, तुम जाओ बाहर का काम संभालो, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। समय मिलेगा और मैं पेंटिंग करूंगा। मैं तो बनना ही पेंटर चाहता था। पिता के दबाव में पढ़ना पड़ा। शांति ने कहा, ठहरो, पहले अपने बेटे से तो पूछो। बेटा सोचता रहा, फिर बोला, मुझे आप दोनों ही चाहिए, दोनों के साथ रहूंगा। शांति हंसी थी। लालच मत कर, एक जन तो जाएगा, घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। आखिर उसने अपनी मम्मी को चुना। शांति ने जॉब छोड़ दी थी। वो घर के फूड और होम केयर के अलावा स्वास्थ्य विभाग और घर की इकोनॉमी भी देखती थी। दो के बजाय एक की सैलरी से घर चल रहा था, पर कोई दिक्कत नहीं आई थी। घर का रखरखाव, बच्चों की देखभाल और पढ़ाई सब वही देखती थी। वो हमारी होम इंडस्ट्री की सीईओ थी। बाद में बच्चे बड़े हो गए थे तो उसने एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया था। अब मैं अकेला हूँ, सुबह सैर करने जाता हूँ, दिन में फुर्सत में पेंटिंग कर लेता हूँ, शाम को क्लब में बिलियर्ड खेलाता हूँ, बस समय कट जाता है। आराधना ने एक मोमबत्ती जलाई और फिर उसका हाथ पकड़कर पूरे घर में घूम आई। ये हमारा शुभारंभ है। हंसकर वो बोली। दूसरे कमरे में उसने देखा, अरे ये ईजल पर आधी बनी पेंटिंग उसने देखा। कोने में बहुत सारी पेंटिंग्स रखी थी। कैनवास में एक स्त्री छवि थी। ये छवि शांति की ही होगी, उसने सोचा। कई पेंटिंग्स कई तरह से रेखाओं में, बिंदुओं में, रंगों के फ्यूजन में, दूसरे और भी प्रकृति के विभिन्न चित्र थे। अब आप निश्चिंत होकर पेंटिंग बनाओ, आराधना ने कहा तो श्रद्ध हंसकर बोला, और आप बोनसाई उगाओ। बाद में हम एक प्रदर्शनी लगाएंगे, एक नया प्रयोग होगा। पेंटिंग के साथ बोनसाई रखने का प्रयोग सफल होगा, होना भी चाहिए, क्यों नहीं। जो प्रयोग ईमानदारी और निष्ठा से किए जाते हैं वे सफल ही होते हैं शरद। बस अब आप मुझे घर के बारे में समझा दीजिए। आराधना बेतरतीब ढंग से बिखरे सामान को सलीके से रखने लगी। कुछ नहीं समझना आपको, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। सुबह काम वाली आएगी, सब कुछ करके जाएगी, खाना भी बना जाएगी। आप सिर्फ अपनी पसंद और टेस्ट के बारे में बता देना। फिलहाल आज रात के लिए कुछ कर लेंगे। शरद ने आराधना का हाथ पकड़ा और कुर्सी पर बिठा दिया। मैं करती हूँ, कुछ बना लेती हूँ। आराधना कुर्सी से उठते हुए बोली थी, नहीं मैं कर लेता हूँ। एक दूसरे को धकेलते हुए वे दोनों रसोई में खड़े थे। वो हंसी थी, बोली, एक साथ कुछ कर लेते हैं। वो हंसा था, बोला, हाँ अब साथ ही कर लिया करेंगे। उनकी हंसी घर के अंधेरे कोने में रोशनी बिखेर रही थी। एक दूसरे का हाथ थामे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने उन्हें खुशी की चाबी थमा दी है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।